नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गिरीशन पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर दिग्विजयनाथ एटे प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर। आज आप लोगों से शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के संबंध में बात करूंगा। उद्देश्य वे अभिष्ट होते हैं जिनकी प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। शिक्षा भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण समय, काल और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। समाज और व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। वे उद्देश्य जो व्यक्ति को केंद्र में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, व्यक्ति के विकास करने का प्रयास करते हैं, वे शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कहे जा सकते हैं। और समाज का एक हिस्सा होने की वजह से जो उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से तय किए जाते हैं वह शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य कहलाते हैं। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति में अंतर्निहित गुणों का विकास। यदि हम शिक्षा के विभिन्न परिभाषाओं को देखें तो हम पाएंगे कि शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से लिया गया है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति में अंतर्निहित गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। यानी व्यक्ति में जो क्षमता निहित है उसको विकसित किया जाए, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए। इसे हम अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसमें आत्म अभिव्यक्ति या आत्म प्रदर्शन की क्षमता विकसित की जाए। हर व्यक्ति में खुद को प्रदर्शित करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि आप किसी से कहें कि आज के समाचार पत्र में उसका फोटो छपा है तो वह चाहेगा कि वह उसको देखे। यानी हर व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा खुद को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। तो शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसमें वह क्षमता विकसित कर सके जिससे वह खुद को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सके। आप भी जानते हैं कि व्यक्ति ईश्वर का अंश होता है। वह खुद को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो शिक्षा को उसमें यह क्षमता भी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह खुद को जान सके। इसे हम स्वानुभूति भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों को मुख्यतः दो रूपों में, जिसे आप उदार और अनुदार भी कह सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा का जो उदार स्वरूप, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का जो उदार स्वरूप है उसे हम स्वानुभूति या आत्मानुभूति कहते हैं, और जो अनुदार है उसे आत्म अभिव्यक्ति अथवा आत्म प्रदर्शन कहा जाता है। उसे अनुदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा करते हुए व्यक्ति उसके उस व्यवहार का दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का ध्यान नहीं देता। इसलिए हम इसे शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का अनुदार स्वरूप कहते हैं। और जो आत्मानुभूति या स्वानुभूति है जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद को जानने में सक्षम होता है, खुद को पहचान पाने में सक्षम होता है, उसे हम उदार स्वरूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हुए व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को कहीं से भी ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करता है। यदि हम देखें तो शिक्षा के उद्देश्यों, वैयक्तिक उद्देश्यों के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क दिए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में वैयक्तिक उद्देश्य महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समाज का एक सक्रिय इकाई है। हम जो कुछ भी समाज के कार्यों के रूप में देखते हैं वह वस्तुतः उसको करने वाला एक व्यक्ति ही होता है। तो हम समाज को जिन कार्यों को करते हुए देखना चाहते हैं, यदि व्यक्ति उन कार्यों को करने में सक्षम बनाया जा सके तो वे कार्य हमें समाज में दिखाई देंगे। यानी हम जो समाज की सक्रिय इकाई है उसको विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य महत्वपूर्ण है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि यदि हम किसी शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत गुणों के विकास पे जोर देते हैं, वैयक्तिक उद्देश्यों को प्राप्त करने पे जोर देते हैं, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मनोवैज्ञानिक होगी। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में देता है, उनको महत्व देता है, और ऐसा करते हुए वह व्यक्ति
विशेष की जो मानसिक क्षमता है, उसकी जो रुचि है, उसका जो अभिवृत्ति है, उन सभी पे विचार करता है। और व्यक्तिगत उद्देश्यों के अंतर्गत भी हम व्यक्ति की क्या क्षमता है, उसमें क्या गुण निहित हैं, इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं। अगला जो तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में वो ये है कि लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों पर जोर दिया जाना आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक समाज ऐसे सदस्यों का समूह है जो स्वतंत्र, सक्रिय, बुद्धिमान और समान होते हैं। ये सारे गुण व्यक्ति के होते हैं। यदि हम व्यक्ति में इन गुणों का विकास कर सकें तो निस्संदेह एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हो पाएगी। और किसी लोकतांत्रिक समाज के सदस्य ही यह तय करते हैं कि उस समाज में लोकतंत्र सफल होगा अथवा नहीं होगा। इसलिए यदि हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है, उसको समुचित ढंग से चलाना है, तो हमें व्यक्ति के गुणों पर को विकसित करने का प्रयास करना होगा, यानी शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों पे जोर देना होगा। एक तर्क और जो इसके पक्ष में दिया जाता है वो ये है कि कला और संस्कृति, कला और साहित्य का विकास करने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा के व्यक्तिगत गुणों पे जोर दें, उनको विकसित करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो कला और साहित्य का विकास होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में कला करने वाला या कलाकार एक व्यक्ति होता है। हम कोई भी कार्य जो समाज के कार्य के रूप में देखते हैं वह एक व्यक्ति ही करता है। ये तो यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है तो वही कार्य समाज के कार्य के रूप में हमारे सम्मुख आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत उद्देश्यों को स्थान दिया जाना या इनकी पूर्ति, इनकी प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी आशंका व्यक्त की जाती है कि यदि किसी शिक्षा व्यवस्था में यदि हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों पर अधिक जोर देते हैं तो उससे कुछ आशंकाएं भी जन्म लेती हैं। वे आशंकाएं क्या हैं? उन आशंकाओं में पहला तो ये है कि ऐसा करना व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना होता है। व्यक्ति अपनी बात को ही ठीक समझता है, अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करता है, जिससे जो सामूहिक जीवन है, जो सामूहिकता की भावना है वह प्रभावित होती है और सामूहिक जीवन कठिन हो जाता है। दूसरी बात कि यदि दूसरा जो तर्क दिया जाता है इसके विपक्ष में व्यक्तिगत उद्देश्यों के, वो ये है कि यह अव्यवहारिक है। हर व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था समूह को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और संचालित की जाती है। यदि हम व्यक्तिगत गुणों पर बहुत अधिक जोर देने लगें, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति पर जोर देने लगें, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से बनाना और संचालित करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा व्यवस्था को बनाते समय समूह का निर्माण करना होता है। हम कुछ समूहों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, परीक्षा व्यवस्था बनाते और संचालित करते हैं। हम व्यक्ति विशेष को हिसाब से शिक्षा व्यवस्था का विकास शायद नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें केवल व्यक्ति गुणों के विकास पर जोर दिया जाता हो, व्यवहारिक रूप से संचालित करना शायद बहुत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त और जो एक तर्क दिया जाता है वो यह है कि इससे मूल्यों की उपेक्षा होती है, परंपराओं की उपेक्षा होती है। मूल्य, हर समाज के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ परंपराएं होते हैं। यदि हम व्यक्ति गुणों पे जोर देते हैं, व्यक्ति के खुद की बात पे अधिक जोर देते हैं, उसका क्या नजरिया है ये अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो समूह की जो भावना होती है वह प्रभावित होती है। व्यक्ति परंपरा को शायद स्वीकार न करे, इससे यह आशंका होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो उनसे तात्पर्य है कि हम व्यक्ति में जो अंतर्निहित गुण हैं उनको शिक्षा के माध्यम से विकसित करने का प्रयास करें, उसके व्यक्तित्व को सर्वाधिक विकसित करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि यदि शिक्षा व्यवस्था, किसी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के व्यक्तिगत गुणों पर अधिक जोर दिया जाता है तो उसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियाँ हो सकती हैं। धन्यवाद।